ना, वैक्सीन आप ही हो। तुमने ही एक दिन लगाया के ना। लिए नहीं आया सर, आपको कोरोना हो गया। आई हाँ तो थिंक यू या, वांटेड दिस टू। यानी सर आपकी वैक्सीन नादीरी है। हाँ जी, नहीं सर, वैक्सीनेशन ठीक खैर मैंने तो करवाई। वैक्सीनेशन ही लगाएंगे। अभी वैसे पक्का पता नहीं है, मैंने टेस्ट कराना है 2-3 दिन तक। आज ताहिर साहब भी आए हुए हैं, बड़ी बात है भाई। ताहिर साहब कहाँ गायब हो गए थे? अस्सलाम वालेकुम सर। वो वालेकुम ताहिर सलाम। साहब क्या जाते हैं? हाँ, आप कहाँ गायब हो गए थे? सर इधर ही था मैं। उधर ही, उधर तो थे लेकिन यहाँ नहीं थे। अच्छा, नगीरा नहीं आई? नहीं, नया है। हैं? मिस नयरा भी है इसके अंदर, उनको मैं ऐड कर देता हूँ फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, वालेकुम सलाम। तुम तो नवाल हो ना? सर आपको तो याद ही नहीं था नवाल कौन है। यार अब तो शुक्र करो मुझे अपना नाम याद है, वर्कशॉप का नाम याद है। सर आपने मैं वैक्सीनेशन करवाई हुई है? वैक्सीनेशन करवाई नहीं थी। सर, ठीक है, वो नहीं करवाएंगे, ये मैं सबसे पहले सबको बता रहा हूँ, नहीं करवाएंगे। 15 दिन पहले करवाई थी, लेकिन उसका असर कोई नहीं हुआ। सर आपको दूसरी डोज भी तो लगवानी पड़ेगी। अभी दूसरी डोज की, अभी तो मेरे ख्याल में तीसरी डोज लगवानी चाहिए। अच्छा अगर आपने कोरोना दूसरी लगवा हो ली जाए। है? नहीं, दूसरी नहीं लगवाई। अगर कोरोना हो जाए फिर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ फिर तो बन ही जाएंगी सर आपकी एंटीबॉडीज। फिर तो गुजर जाएंगे, क्या कह रही हो? नहीं फिर मैं कह रही हूँ सर फिर तो बन ही जाएंगी आपकी एंटीबॉडीज। मिस हाँ, नयरा को मैंने ऐड कर दिया है। नैरा अभी तक नहीं आई, अजीब बात है। मैंने उससे कहा था कि टाइम पे आ जाना, और कुछ नए लोगों को भी कहा था। नहीं, तो वो इसके अंदर है नहीं ना। वो हम्म, कोई इनको प्लीज ऐड कर दे ये इसके अंदर। फिर नौफल भी नहीं है। नौफिल ने तो शुरू किया था। ये हमारे उसमें हम्म, सर मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आई किल्ड द मैथ्स टीचर। हाँ, आई जो किल्ड द मैथ्स टीचर। तो सबको ही पता है, मतलब तुम क्या बता रहे हो? सबको पहले ही पता है। है ना, वर्कशॉप खत्म हो गई है, मैंने आंसर सबको बता दिया है। अच्छा सर ये पहला सेशन है ना इस वाली हाँ, वर्कशॉप का? बिल्कुल पहला सेशन है। अच्छा क्यों? नहीं सर मुझे लगा था कि कल भी है, मुझे ईमेल आई थी तो मुझे लगा कल मैंने मिस कर दिया। नहीं, कल तो संडे था ना। हाँ जी। हम्म। यार वो आ, 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 सुहेब, वो यासिर को तुम जरा चेक करो, उसने क्यों नहीं उठा रहा, वो क्यों नहीं आया? यासिर। पापा या कोई और? यासिर हाँ जी। शिराजी। नहीं, यासिर, मैंने तुम्हें मेल की थी सुबह। जी मैं चेक कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। पापा, पापा भी इसके अंदर है? पता ही नहीं। तुम्हें पता ही नहीं है? पापा हैं? उन्होंने तो पे ही नहीं किया। वो पे भी नहीं किया उन्होंने? तो फिर तो मैं पकड़ता हूँ उनसे उनको। तुमने अच्छा है कि बता दिया मुझे। सर वो नायरा मैम है, उनको इस वाले ग्रुप के बारे में पता नहीं है, दूसरे ग्रुप में मैसेज लिख रही है। कौन? पुराने वाले। कौन? नायरा मैम। उनको इनवाइट लिंक भेज दें, लेकिन उनको ऐड कर दिया है वैसे इस चैट में ना तो देना। करो करो, बुलाओ ना उन्हें। उनका भी मैसेज आया था दूसरे वाले ग्रुप में। तो कर लो ना, उनको बुला लो ये ना। कौन सा गेस्ट आ गया है? आई रिपीट कि कोई गेस्ट आ गया है। आई रिपीट, ये बहुत ही बड़ी मोमेंट है कि कोई गेस्ट आ जाए, मतलब कोई नया है। कौन आया है? पता नहीं कौन आया है, पर कोई आया है, गेस्ट है। कौन है भाई? आप अपना तारुफ तारुफ करा दो प्लीज। हम्म। वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, स्टिल वेटिंग। एक सेकेंड।
आ रहा है वो चीज, मुझे स्क्रीन से ऊपर आ रही है। सर अभी तक वैसे मुझे ये नहीं पता कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हैं, और मुझे आई डोंट थिंक मुझे आएंगी। हाँ, अगर तुमने ये सोच लिया कि तुम्हें नहीं आएंगी तो फिर वाकई नहीं आएंगी। नहीं सर, मैं I'm like 30%। हाँ, आपने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, आई एम श्योर कि आप मुझे ये भी सिखा सकते हैं। सर मुझे तो सर ये भी नहीं पता कि इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस में फर्क क्या है। ये कैलकुलस 1, इंटीग्रल कैलकुलस 1 है, और डिफरेंशियल कैलकुलस 2 है। ये डिफरेंस है। अब ये उसके आगे से आप मुझे बेसिक नहीं डिफरेंस नहीं पता। मुझे कैलकुलस नहीं पता। अभी आई एम ट्राइंग टू लर्न अलजेब्रा। अभी मैंने अलजेब्रा भी नहीं स्टार्ट की, अब तो मैं कैलकुलस कर रहा हूँ। गॉड, अलजेब्रा तो बहुत आसान है भी। बहुत आसान है, पर मैंने स्टार्ट भी नहीं की ना। मैं जब दादाबू वापस आएंगे, पता नहीं कब, पर जब भी वो वापस आएंगे तब मैं उनसे कह दूंगा कि वो मेरे लिए अमेज़न से वो एक बुक ले लें अलजेब्रा के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सीन रेटिंग्स भी बहुत ही कह रही हैं। कोई प्लीज मुझे ऐसी चीजें सिखा दे। मैं Why sir Ashraf left this group? लेफ्ट ग्रुप नहीं, लेफ्ट कॉल। Left this. नहीं तो आपको सिखा रही। No. ओ ओ डॉक्टर Okay. अशर वापस। अस्सलाम Ashraf वालेकुम। Iqbal Singh. वी डोंट हैव एनी। ये कौन है जी? वाई कौन है? यासिर यूसेम ऐसा कुछ है। फादर? नो, पापा नहीं, हाँ जी, पापा नहीं है। यासिर। Yes sir. हाँ, आपने ज्वाइन कर लिया। आई वेलकम यू। Thank you so much sir. आप जरा अपना इंट्रोडक्शन करा दें। आपका बेटा बहुत आ, आ, बहुत बेसब्री इंतजार कर रहा है। हैं? Beta, I am Yasir Yasin and I did my master in pure mathematics from University of Karachi and currently I teach in the Punjab School, Tajba campus. वो कहाँ पे है? Lahore, Tajba campus, Lahore. अच्छा, लाहौर के कैंपस किस जगह पे है वो? I am Nadir. सन ऑफ यू। हैं? हाँ, सन ऑफ यू। या तुमने यासिर शराजी। अब्बा को पहली दफा देख रहे हो? अच्छा यासिर, आप किस जगह पे हैं? आपका स्कूल किस जगह पे है? आप जरा अपना कैमरा ऑन करें ना, मूवी कैमरा ऑन करें। मूवी कैमरा यासिर ऑन कर लें जरा। मूवी अपना अपना कैमरा रख लें, मूवी कैमरा। ये हमारा अभी शूट होने वाला है। 3, 2, 1 लेफ्ट। यासिर अपना कैमरा ऑन कर लें प्लीज। लेफ्ट सर, ही लेफ्ट। हाँ, उसने कहा था कि ईमेल शेयर कर लें। सोएब मेरी ईमेल भेज दें उसको। पाइथागोरस थ्योरम भी। ओ, ये नहीं पता था मुझे। वाह, मैंने ईमेल भेज दी। ईमेल एड्रेस मेरा भेज दें। मेरे ख्याल में आ गए हैं अब वो दोबारा। हाँ जी, आ गए। यासिर अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लें प्लीज। So is this only about differential equations and differential calculus, या ये उससे आगे भी है? उससे आगे तुम कहाँ जाओगे? तुमने जाना कहाँ है? सवाल तो ये है।
सर मैंने मार्स जाना है। मार्च जाना है, मार्च जाने के लिए तो डिफरेंशियल कैलकुलस इज मोर देन सफिशिएंट। अच्छा हाँ जी, यासीन साहब आप जरा बताइएगा कि आप लाहौर में किस जगह पे हैं? कराची से हैं, कराची। हैं जी? कराची से हैं, कराची से। ये कराची से है यार। ये किसने मैंने नहीं किया सर, ये प्रोबेबली मुस्तफा ने किया है, ऐसा किसी ने किया है। हाँ जी, यासिर बताइएगा आप कराची में हैं इस वक्त? आपकी आवाज नहीं आ रही यासिर, आप अपना वो ऑन कर हाँ लें। माइक म्यूट है। माइक म्यूट है आपका। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें यार। ये सीनियर लोग जो हैं जरा प्लीज मेरी हेल्प कर दें। आई डोंट हैव एनर्जी। उनकी आपका माइक म्यूट है बीबी। उनको चैट लिख दे। Oh God. अगर चैट कर रहे हैं तो कोई पढ़ता जाए ना, जरा प्लीज हेल्प कर दें। उनको मेरे चैट पे लिख देते हैं ना। सर आपने चैट पे कुछ लिखा नहीं है, हम क्या पढ़ें? जैसे अपने आप को प्रोड्यूस करा दें प्लीज। हेलो कराची से हैं, उनका माइक ही बंद है। आप ऑडियो और वीडियो नहीं, आप माइक ऑन है, ऑडियो और वीडियो सेटिंग्स में जाके माइक चेंज कर लें, हेडफोन्स वाला सिलेक्ट कर लें। एक मिनट जस्ट। क्या अब आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी अब आ रही है। करवा दें। सर मैंने मास्टर किया है प्योर मैथमेटिक्स में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, और फिर मैं शिफ्ट हो गया था लाहौर में। तो अभी मैं द पंजाब स्कूल ताजबाग कैंपस में एज ए मैथमेटिक्स टीचर हूँ। अच्छा, वो कहाँ पे है? सर ताजबाग लाहौर केनाल रोड के ऊपर है। कनाल रोड के कितना ऊपर है, कितनी दूर है? सर केनाल रोड ताजबाग एरिया है, मुगलपुरा अगर नाम सुना उससे थोड़ा सा आगे है। अच्छा, मुगलपुरा शालीमार साइड पर? जी जी सर, शालीमार वाली साइड पे ना। तो वहाँ आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या स्कूल में? नहीं सर, स्कूल है। अच्छा, किस जमात तक का है? सर अभी वो 8 क्लास तक है, इंशाल्लाह इस साल 9 और फिर मैट्रिक में शिफ्ट होंगे बच्चे, प्रमोट होंगे। सॉरी। अच्छा अच्छा। और हम इस वर्कशॉप में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। तो अभी जी सर, जो भी चीजें अभी कही है ना, ये मुझे डरा रही है। ये नादिर जो है, इनके अब्बा का नाम ये भी याद है। मुझे चलें अच्छी बात है। और नादिर, मुझे लगता है सिर्फ नादिर ही यहाँ पर एक बच्चा है छोटा, कि इसके अलावा भी कोई है? नहीं, मैं नहीं हूँ क्या? नहीं सर, आप तो सीनियर हैं सबसे। तब मैं बुढ़ा हो गया हूँ। चलो ठीक है जी, मैं तो बिल्कुल सर। तो अब ठीक है, बुढ़े हो गए, एक्सेप्टेड। ठीक है ठीक है। उन्होंने बार बार ये पूछता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल मुझे इक्वेशन क्या नहीं होती पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे है? नहीं कुछ बताएंगे पता, हमें? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, हाँ नहीं पता, या मुझे सर? नहीं पता क्या है डिफरेंशियल इक्वेशंस। हाँ जी। क्या व्हाट इज है ये चीजें जो मुझे डराती हैं इतना? द डिफरेंशियल इक्वेशन? आपकी आवाज फिर खत्म हो गई अब। आवाज नहीं आ रही सर? अब आ रही है। आ रही है। सर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हम किसी भी चीज का चेंज फाइंड आउट करते हैं, कि उसके जो भी एक स्पेसिफिक आप कह लें ग्राफ आता है, उसमें क्या चेंजिंग आती है, वो रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने के लिए हम ये इक्वेशंस यूज करते हैं। तो यार डेरिवेटिव। अगर हम लिखें y इक्वल टू mx प्लस c, राइट इसमें सर, इसमें भी हम चेंज निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, और अगर हम इसमें m एज अ स्लोप यूज करें, और वो डेरिवेटिव भी है किसी भी फंक्शन, वो फंक्शन का। हम लिख रहे हैं, y इक्वल टू mx प्लस c, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी? जी सर बिल्कुल होगी।
अगर हम m को एज अ डिफरेंशियल लिखा एज नहीं, मगर की बात नहीं. y is equal to mx plus c. Is this a differential equation? आई थिंक नो. No. क्यों? तो चेंज तो यहाँ पर भी है. चेंज तो m is the rate of change. वही इतना सर, अगर हम वो m को एज अ रेट ऑफ चेंज कंसीडर करें, अगर मैं उसको d और dt की फॉर्म में लिखूं तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है. अगर मैं m लिख दूं तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. अगर मैं उसको नादिर लिख दूं तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी. नहीं नहीं सर, अगर आप उसको जनरल वे में देखते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो डिफरेंशियल इक्वेशन है. नहीं, मैं तो कह रहा हूँ y is equal to mx plus c. Is this a differential equation? Yes sir. Yes sir. Yes sir. बिल्कुल. इस तरह. हाँ जी. जी सर प्लीज. What is an ordinary differential equation? Ordinary difference. Sorry सर, अभी जहन से निकला हुआ है, रिवाइज करना पड़ेगा. What is a partial differential equation? I think सर मैं तुक्का लगा सकता हूँ. लगाओ. जी लगाएं. अच्छा क्या था नाम? Ordinary differential equation. Ordinary differential equations. ऐसी differential equation when you in which you order anything. क्या? मुझे नहीं पता सर, सर. मुझे ये गूगल तो नहीं चल रहा. ये गूगल नहीं चल रहा. Promise. My hands are in the air. ये गूगल promise नहीं चल रहा. नयरा करामत, आप अपना माइक का ऑफ है. नयरा. जी सर ऑन है. अच्छा, अगर आवाज इनकी ना आ रही हो तो फिर बजाय इसके कि मैं उनसे कहूँ कि आप आवाज ठीक कर लें, जरा आप हेल्प कर दिया करें, मुझसे मजीद बोला नहीं जाएगा. ओके सर. अच्छा, ऑल राइट. तो आज हम हमारे साथ यासिर ने अपना इंट्रोडक्शन करा दिया. और तो कोई नए लोग नहीं है हमारे साथ. हाँ, मैं नया हूँ. तुम तो हमेशा ही नए रहोगे, पुराने होके भी नए हो जाते हो, वॉशिंग मशीन में धुल के नए हो जाते हो. तुम्हारे अब्बा की तरह उन्होंने टाइम 6 बजे का करवाया था कि मैं ऑफिस से आ जाया करूंगा 6 बजे, तो फिर मैं ज्वाइन कर लूंगा. तो मैंने 6 बजे सर अभी 5 बजे हैं, 5:30 भी नहीं अभी बचा. हाँ, तो उन्होंने 6 बजे कराया था. जब उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो मैंने वापस 5 बजे कर दिया. उन्होंने 6 बजे किया है सर, अभी 5 बजे हैं. हाँ, तो उन्होंने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई ना. ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. अब भी पापा को कॉल करता हूँ, 1 सेकंड में. कौन से? अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ अपनी. जी सर. Naira, you will take over whenever needed, right? Okay sir. अच्छा, मैं आपसे एक अपना मैं फेसबुक का एक पेज दिखाना चाह रहा था आपको. और यहाँ पे हमारे साथ हैं ताहिर साहब हैं. ये EMI कैसेट्स किसी ने देखी थी? EMI कैसेट किसी ने इस्तेमाल की थी गानों की? सर रिकॉर्ड इस्तेमाल किए पीछे हो सकते हैं. EMI पाकिस्तान कैसेट. EMI पाकिस्तान भी इसकी सब्सिडरी थी. इंग्लैंड की एक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी थी और ये कैसेट्स बनाते थे उस ज़माने में. कैसेट रिकॉर्डर्स EMI पाकिस्तान. ये आपको EMI ओके, यहाँ पे कैसेट तो नहीं नजर आ रहे हमें. सर रिकॉर्ड इसके होते थे, ग्रामोफोन रिकॉर्ड जो होते थे. हाँ जी बिल्कुल, कैसेट्स. दुकान सर इमेजेस पे क्लिक करें तो आ जाएगा. इमेजेस पे चले जाएं शायद आपको. इमेजेस वाले टैब में मीडिया पे देखना चाह रहा था. ओहो, ये EMI कैसेट्स. सर इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगी. यार वो कैसेट्स नहीं आती ना उस पे. नहीं आ जाती हैं. अभी मैंने पहले भी अगर पाकिस्तान निकालेंगे तो पापा पिक नहीं कर रहे.
सिर्फ EMI कैसेट्स लिखेंगे तो आ जाएंगे। हाँ, मैं कैसेट्स की तस्वीर पापा हाँ ये अगर विकी या पाकिस्तान निकाल दें तो सर मैंने एक भेजी है चैट में, शायद वो उसकी बात हाँ करें आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आ गई है। ये EMI यार, ये लगा दो जरा, यहाँ पे सामने लगा दो। अच्छा जी सर। आप पापा को कॉल कर दें, पापा पिकअप नहीं कर रहे। मैं नहीं ठीक सर कर आप चैट में जाके ना इस पिक्चर पे जरा क्लिक कर दें तो खुल जाएगी आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, चैट पे किस तरह जाते हैं? नीचे चैट चैट पे लिखा हुआ ना, नीचे से सर्कल बना हुआ रेड कलर का। रेड कलर का तो हार्ट बना हुआ है। राइट आगे में, आगे नहीं आगे लेफ्ट में, आए। लेफ्ट में, यहाँ पहला ऑप्शन है लेफ्ट में। आगे। सर Left. लेफ्ट साइड पे इससे हाँ ये वाला ही। हाँ हाँ यही हाँ, तो किधर है इससे तस्वीर? नीचे नीचे स्क्रॉल करें, नीचे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन ये करें आ please। गई, इसको क्लिक करें तो बड़ा हो जाएगा। ये है ये है जी क्या? EMI कैसेट। हाँ जी, हमारे ज़माने में जो म्यूज़िक सुना करते थे ना, वो कैसे पे सुना करते थे? वो सारे इसी में, ये इन PIA इन फ्लाइट म्यूज़िक की कैसेट निकाल के लाई हो तुम। हाँ, EMI की कैसेट ही हुआ करती थी, और ये सब्सिडरी थी EMI इंग्लैंड की। क्या नाम है? माई मेमोरी इज फेलिंग। उमर कुरैशी साहब, उमर भट्टी साहब। हाँ जी, भट्टी साहब, आपने तो ये कैसेट सुनी होंगी, आपके पास कैसेट रिकॉर्डर भी शायद होगा। ये सब रिकॉर्ड, मेरे मामू के पास रिकॉर्ड्स हैं इसके सर, EMI के गाने रिकॉर्ड्स कैसेट होंगी ना EMI की? हाँ कैसेट्स भी थी। हाँ जी सर। अच्छा, ये बताएं। सर सबने सुना हुआ है, मैंने भी सुना हुआ है, तो हमारे बचपन में भी खूब चलता था। ये अच्छा, अबे आप बता रहे हैं? हाँ हाँ सर। अच्छा, ये बताओ यार, ये EMI कैसेट्स का जब नाम आता है हाँ तो तुम्हारे जहन में किस चीज़ का ख्याल आता है? सर, इसमें गाने स्टोर होते थे और गाने चलते थे सीरीज वाइज। इसमें आप किसी भी गाने को बीच में से नहीं चला सकते थे। तो यार वो बाद में बीच सर में से जो बता आपने सकते मुझे थे। बताया, अब तो मेरे इसमें सर में एक आता है। पट्टी होती थी, एक काली रंग की एक पट्टी होती थी, उसे हम निकाल भी लेते थे, तो जहाँ पर ये तो ये फिर पेन से उसे घुमा घुमा के उस पट्टी को वापस सही करते थे। हाँ, कितना मजा आता था ना। हाँ सर, वो भी एक दिन थे। बाद दफा वो पट्टी बाहर निकल आती थी, और कौन सा हाँ, फिर भी पेन से different घुमाते थे। दिन है। और बाद दफा वो पट्टी टूट जाती थी, तो फिर उसको जोड़ने के लिए उसको डायगनली काटते थे, फिर उस पर छोटी सी टेप लगाते थे। हाँ सर। याद है? सर सर नेल पॉलिश से भी जोड़ी हुई है मैंने। हैं? नेल पॉलिश से। नेल पॉलिश से भी जोड़ लेती थी आप? क्या बात है भाई आपकी, वाकई क्या दिन थे जहाँ वो। से जैसे आप कह रहे हो कि मतलब जैसे जोड़ देते थे, अगर दो हिस्सों को काट दे तो वहां का गाना मिस हो जाता था ना, मतलब स्किप हो जाता होगा फिर तो। यार वो ये भी हो जाता था कि मुमकिन था, ये मुमकिन भी था कि आप अपनी पसंद का गाना जो है ना, ये देखें, ये फेसबुक के ऊपर भी मैंने ये EMI ग्रुप का लगाया हुआ है। ये ज़रा आप ना ये बीटल्स थे। हाँ सर, बहुत उनकी फेमस है। आप भी सुनते होंगे। आपको उस जमाने में हिप्पी कल्चर भी बड़ा था। हाँ सर पापा तो हाँ। मुझे आज भी आज भी मुझे जो है ना वो सुनाते हैं कोई बीटल्स के सॉन्ग्स। अच्छा अच्छा, बड़े नैयरा, मजे के। ये बताएं कि आप EMI कंपनी में काम करना पसंद करेंगी? और अब सर जॉब ऑफर करेंगे। हाँ जी, गाने बजाने की कंपनी है ये। हाँ नैयरा? जी सर। हाँ जी, आप ये गाने बजाने की कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगी? सर वैसे व्हाई नॉट, लेकिन अब ये हाँ? अब ये वाली टेप्स तो चली गई, तो अब ये क्या करते हैं? नहीं, आप ये छोड़ें, आप बताएं, गाने बजाने की कंपनी EMI अगर फर्ज करें अब होती तो आप ज्वाइन करती? सर क्यों नहीं,
दैट हाँ सर कर सकते हैं, क्यों नहीं? क्यों नहीं? वो कहते हैं ये गाने बजाने का काम करने के लिए पढ़ाई की थी। हाँ सर लोग तो पता नहीं क्या क्या कुछ कह लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो लोग कहेंगे। नवाल, आपके फादर मना तो नहीं करते आपको अगर आप कहती मैंने गाने बजाने की फैक्ट्री ज्वाइन करनी है? नहीं सर, वो तो बल्कि खुश होते हैं। वो खुश होते हैं? या ये तो सर वो तो यहाँ कहते हैं सारे, जो करना कर लो। सर यहाँ तो सारे दुनिया नमूने लेकिन देखिए सर इतनी बदल लेकिन चुकी है। सर बात तो सही है ना, इतने पैसे खर्च करके इतनी पढ़ाई करो, उसके बाद फिर ये काम करना है, पढ़ाई इस्तेमाल कर लेते कहीं। क्या काम करना है? सर कुछ जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड हो। ये तो आपने पढ़ा, इससे रिलेटेड गाने बजाने में उससे कोई चीज रिलेटेड नहीं है। सर अब आप बताएंगे तो शायद रिलेटेड हो, मुझे तो नहीं पता। हाय हाय, यही तो पता नहीं है कि गाने बजाने में क्या कुछ है। मेरे ख्याल में ये वर्कशॉप गाने बजाने पे ही ना कर दें। नहीं 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 अच्छा सर, सर प्लीज गाने, नहीं। क्यों अच्छा नादिर, गाने क्यों? बजाने वालों को पंजाबी में क्या कहा जाता है? हाँ, ये नजरा आपकी हंसी आ रही है? सर मेरे ख्याल में मेरी और नवाज दोनों की आ रही है। अच्छा फिर कह दो, तुम्हें पता है इसका मतलब। मिरासी। सर काफी सारे चूजन जी वर्ड्स हैं। मिरासी कहते हैं सर। Was the call recorded? यस सर, कॉल रिकॉर्ड हो रही है। पहले भी रिकॉर्ड हो रही थी? हाँ हाँ सर। जी। अच्छी से हो रही थी। अच्छा, नजीरा प्लीज, मैं आपसे कोई बात कह रहा था। जी जी। गाने बजाने वालों को, हाँ हाँ जी सर, गाने बजाने की बात हो रही थी। हाँ, गाने बजाने वालों को क्या कहते हैं? सर बहुत अभी बताया ना इन्होंने, मिरासी कहते हैं, भांड भी कहते हैं। आगे भी चलो, सर आप कहाँ? और आगे चलो। सर कंजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ हाँ, सर हमारी जुबान में कंजर कहते हैं। कंजर? जी। यार ये तो बड़े नेगेटिव वर्ड्स हैं। हाँ हाँ ना इस सर हाँ, लोग इनको नेगेटिव डम वर्ड्स इसीलिए बनाते हैं बिकॉज व्हाई नॉट, क्या व्हाई नॉट, क्या व्हाई नॉट। तुम गाना बजाने में जाओगे? नहीं, क्यों? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाऊंगा सर, प्लीज। हाय हाय, क्या तुमने उसके यार। साथ नहीं गाया बजाया जा सकता नादिर? वो तो मुझे गाने बजाने का बड़ा शौक है, ये तो है। हाँ तो अच्छा, फिर। ये अल्लामा इकबाल का शेर है, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल, ताउस व रुबाब आखिर। कि सबसे पहले शमशीर आती है, जिहाद आता है, और उसके बाद गाना बजाना आता है। अबे राना, आपके मजहब में गाना बजाना बुरा समझा जाता है जैसे नहीं हमारे सर, बहुत अच्छा समझा जाता है। हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काफी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बढ़िया लगता माना है जाता ये कोई लेजेंडरी स्टेट में रह रहे हैं। क्या मतलब? नहीं वो है। सही कह नहीं, रहे हैं ना। इंडिया वो में ऐसा नहीं होता। वहां पे बुरा नहीं समझा जाता? नहीं तो यहाँ तो इन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं वो, तौबा तौबा, कोई अगर किसी को कह दे शहर में तुम हाँ सर, कंजर हो, मैंने यही सुना है। है कुरान में ऐसा हैं? कुछ है कि शादी शादी में भी नाच गाना नहीं होता है इतना, मतलब सुना है कि वहां पर इसको हराम माना जाता है ऐसा। नहीं, हराम तो खैर नहीं माना जाता, लेकिन और शादी में तो बहुत यहाँ गाना बजाना होता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो आ, इस चीज़ को अच्छा नहीं थे। अच्छा, मैं आपको जो मज़े की बात बताना चाह रहा हूँ वो ये कि EMI की जो कंपनी थी गाने बजाने वालों की, ये कैसेट्स और रिकॉर्ड्स बनाया करते थे। एक और चीज़ भी इन्होंने बनाई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हाँ जो मिलिट्री रडार्स थे
वो भी गाने बजाते होंगे नहीं नहीं कैसेट्स में। नहीं नहीं, आप सीरियस बात हो रही है। उसमें EMI के रडार जो थे उनमें खास मतलब उनकी एक स्पेशलिटी थी, एंड दे वर वेरी फेमस। बार्ड्स सर, बार्ड्स। हाँ, बार्ड्स बार्ड्स क्या? एक लफ्ज होता है ना बार्ड्स का, वो जैसे कि दे आर म्यूजिशियंस ऑन बैटल दैट एंटरटेन करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं या नहीं नहीं यार, ये बात नहीं है। मैं रडार में और गाने बजाने में क्या ममासलत क्या है वो निकालना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा मजेदार काम इन्होंने किया था EMI वालों ने, है भाई अबे राना। हाँ जी सर। जिसका किसी को पता नहीं है, नयरा, या आप कह रहे थे ना कंजर हैं सारे। मैं नहीं कह रही थी सर, मैं ये कह रही थी कहते हैं, मुझ पे हाँ, ना डालें, कहते मैं हैं। बिल्कुल नहीं कहती और ना चले कह समझती। देते हैं, कंजरी कह देते हैं। तो ये जो कंजर थे, इन्होंने एक काम और भी किया था डिफेंस रडार बनाने के अलावा। एंड डू यू नो व्हाट वाज दैट? सर एंड दैट वाज समथिंग वेरी एक्साइटिंग टू नो। आजकल ये कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ना, मुझे भी सिम्टम्स हैं कोरोना के और वीकनेस बहुत हुई हुई है। तो अगर ये लंग्स में चला जाए तो लंग्स को ये बहुत बुरी तरह इन्फेक्ट करता है और सांस, ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ना इसको लंग्स में इफेक्ट किया है, उसके लिए सिर्फ एक मशीन इस्तेमाल हो सकती है। उस मशीन को क्या कहते हैं? सिटी स्कैन। सिटी स्कैन। आपको पता है सिटी स्कैन किस कंपनी ने इजाद की थी? भूल गया सर नाम। यार तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है सर? तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसी ये स्क्रीन अच्छा। शेयर हो रही है ना। EMI ने? ये कंजरों ने की थी। अच्छा। कैसी अजीब बात है। हाँ, ये देखो, ये रडार सिस्टम जो इन्होंने बनाए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और ये सिटी स्कैन मशीन पहली जो बनी थी वो EMI ने बनाई थी। अच्छा, और ये EMI ब्रिटेन की कंपनी थी? ब्रिटेन की कंपनी थी, एंड इट वाज नॉट अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कंपनी। ये बात नहीं थी। तो सर ये तो गाना बजाना, रडार, सिटी स्कैन, ये तो तीनों अलग अलग चीजें हैं, तो यही तो गलत बात है। ये तीनों चीजें एक ही चीज है। यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुमको कि ये कंजर खाना जो है और रडार्स जो हैं जिसमें डिफेंस और जिहाद आ जाता है, वो जो उन्होंने कहा था ना अल्लामा इकबाल के शेर में कि शमशीर सना अव्वल, कि पहले तलवार आनी चाहिए उसके बाद गाना बजाना आना चाहिए। तो मज़े की बात यह है कि ये कंजर खाना और ये डिफेंस के रडार सिस्टम्स और सीटी स्कैन एक ही चीज़ है। और वो एक चीज़ किस तरह से है कि इन तीनों के अंदर साइन वेव्स इस्तेमाल होती हैं, और अगर कोई साइन वेव्स की जो थियरी है, जो साइन वेव्स के अंदर राज छुपे हुए हैं, वो अगर आप पहचान लें, समझ लें, तो आप ये तीनों चीजें बन जाती हैं फिर। हाँ सर, रेडार साउंड वेव्स क्या ना, वेव्स भेजती हैं टू डिटेक्ट। हाँ जी। और ये जो मेडिकल स्कैनर है, इट टेक्स योर बॉडी और उसके अंदर स्कैन करती हैं अगर इसके अंदर मतलब कोई डिजीज है या कोई ऐसी चीज है। बिल्कुल। और जो कैसेट है, ये म्यूजिकल कैसेट, हाँ, ये इसके अंदर जब आप म्यूजिक प्ले करते हैं तो इट स्कैन्स द थिंग दैट्स ऑलरेडी ऑन इट एंड देन पुट्स इट ऑन अ वॉइस। इट इज मल्टीपल साइन वेव्स। मल्टीपल साइन वेव्स, यस। हाँ जी। म्यूजिक के अंदर भी मल्टीपल साइन वेव्स होती हैं, रडार के अंदर भी मल्टीपल साइन वेव्स होती हैं, जिनकी रिफ्लेक्शन की जो रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट है वो मुख्तलिफ होता है। और ये जो सीटी स्कैन है ये भी वही चीज़ है। तो बेसिक प्रिंसिपल इस सारे कंजर खाने में एक ही है।
अच्छा, एक और मजे की बात आपको बताएं। लुक एट दिस पर्सन, इसका नाम है हाउंसफील्ड। वो कब पैदा हुआ? 1919 में। इसका मतलब मेरे दादा उस जमाने में पैदा हुए थे। हाँ, अच्छा, उसके बाद फिर he was fascinated by electrical gadgets, और उसने क्या काम किया? रिकॉर्डिंग मशीन्स बनाने की कोशिश करता था। मिलिट्री सर्विस में उसने रडार्स बनाए ईएमआई के अंदर। और उसके बाद हाउसफील्ड ने he was a mathematician, उसने रडार्स बनाए और उसके बाद उसने सीटी स्कैन मशीन भी उसी ने बनाई। तो यही मालिक था ईएमआई कंपनी का? है जी? तो ये मालिक था ईएमआई कंपनी का या? नहीं नहीं, मालिक नहीं था, वर्कर था यार उनका। और ये देखो, ये पहला जो सीटी स्कैन जो वो कर रहा है ना किसी के मरे हुए बंदे के दिमाग के ऊपर। ये देखो जरा। अच्छा, ये डॉक्टर नहीं था, इसने मेडिकल नहीं पढ़ा हुआ था, मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ था। तो इसने डॉक्टरों से कहा कि मैं एक्सरे मशीन, तो तुम्हें पता ही है ना, एक्सरे मशीन तो ये करती है कि हड्डियां अगर कोई टूट गई है तो हड्डी को की तस्वीर बना लेती है वो। हाँ सर। जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसकी तस्वीर तो नहीं बनाता ना वो। नहीं सर हाँ, लंग्स के लिए यूज तो होता है लेकिन वो इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं देता जितना सीटी स्कैन देता है। अच्छा, सीटी स्कैन ये करता है कि वो मुख्तलिफ एंगल से हम रडार वो जो गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं, उनको हम बम्बार्ड करते हैं और कंप्लीट पिक्चर बन के आ जाती है सामने मुख्तलिफ एंगल से जब हम उनको फेंकते हैं। तो सीटी स्कैन जो है वो ये करता है कि अगर कोई ट्यूमर हो, कोई सॉफ्ट टिश्यू हो, कहीं ब्लड क्लॉट हो, तो वो उन सब को डिफ्रेंशिएट कर देता है। वो फुल बॉडी स्कैन करता है। हाँ, सीटी स्कैन कर देता है, एक्सरे नहीं कर सकता। और इसमें इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल होती है जो एक्सरे में इस्तेमाल नहीं होती और जो इसको इस काबिल बनाती है कि ये ट्यूमर को डिस्क्लोज कर ले, डिस्कवर कर ले, उसका साइज मालूम कर ले, उसका रेट ऑफ इंक्रीज मालूम कर ले। देयर इज ओनली वन थिंग विच मेक्स इट पॉसिबल, and that one thing is known as differential equations. ये साबिर साहब नहीं, यासिर साहब हमारे साथ हैं? नहीं सर, लैपटॉप वो लीव कर दिया शायद उन्होंने। अच्छा, वो मेरे ख्याल में कंजर का लफ्ज़ उन्हें बुरा लगा। तो अब आप ये देखें कि ये कंजर खाने से लेके और यहाँ तक का सफ़र जो है मिलिट्री रडार्स और उसके बाद सीटी स्कैन मशीन्स, ये अजीब सफ़र है। ये एक बंदा जो था वो रिस्पॉन्सिबल था। नहीं, मैं कहाँ पे था? यहाँ पे था। जी। अच्छा, ये जो था ये जो इसका काम था, जब इसको ने डॉक्टर्स को दिखाया उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। फिर एक डॉक्टर ने इसको कहा कि मैं एक मरे हुए बंदे का सर दे देता हूँ, तुम उसमें बताओ क्या कोई ट्यूमर है, कहाँ पे है, कितना बड़ा है। उसने सारी चीज़ें निकाल के दे दी एंड अल्टीमेटली हाउंसफील्ड को नोबेल प्राइज मिला मैथमेटिशियन को। सर इसने कोई मेडिकल स्टडीज नहीं की नहीं थी, कुछ भी नहीं। मैं इसका जवाब तुम्हें बाद में दूंगा, इस सवाल के बाद जो मैं तुमसे करने लगा हूँ ना, इसका इससे तुम्हारे सवाल से डायरेक्टली ताल्लुक है। मुझे ये बताओगे इसको नोबेल प्राइज किस चीज में मिला होगा? एक्सरे सर क्या कहते हैं? एक्सरे में नहीं होता नोबेल प्राइज। अच्छा, फिजिक्स में मिला होगा सर। नहीं, बट थ्योरी में फिजिक्स में मिला होगा। किस पे? सर फिजिक्स में थ्योरी सर सामने लिखा हुआ है, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में नहीं मिला उसको।
फिजिक्स में तो कोई खास काम नहीं किया था उसने यार। सवाल ये अबे राना उसको किसमें प्राइज मिला होगा? सर मेडिसिन में। यार उसने तो मैथ पढ़ा ही नहीं था, उसने तो मेडिसिन पढ़ी ही नहीं थी, मैथ पढ़ा हुआ था सिर्फ। तो सर उसने एक मेडिसिन, एक इंस्ट्रूमेंट तो इजाद किया ना जिससे डॉक्टर यूज कर सकें। लेकिन मेडिसिन तो पढ़ी नहीं थी ना, तुम डॉक्टरों को क्यों आग लगाते हो? वो तो बेसिकली कंजर था। अब वो पहले कंजर उससे वो होते थे कि ये EMI में काम करता है, म्यूजिक सिंथेसाइज करता है। फिर उसने मेडिकल वालों के साथ, रडार वालों के साथ काम करना शुरू कर दिया। वहाँ इंजीनियर्स उससे उससे हार खाते थे कि ये अच्छा मैथमेटिशियन है जो इंजीनियर्स का काम कर रहा है। हाँ, ये काम तो हमारा था और इनोवेशन ये कर रहा है। उसके बाद वो मेडिकल में पहुंच गया और मेडिकल में CT स्कैन बना दिया। सवाल ये है कि किस चीज में उसको नोबेल प्राइज मिला? मेडिसिन में मिला सर। मेडिसिन में। और जो डॉक्टर थे वो हाथ मलते रह गए। कितने सड़े होंगे सारे डॉक्टर्स। इंजीनियर्स भी सड़े। यानी तुम ये देखो कि तुम्हारे मोहल्ले में कोई गाने बजाने वाला जो होता है ना, शादी पे आ जाते हैं कंजर। हाँ जी सर जी। वो कोई नया रडार बना ले और उसकी वाह हो जाए और उसके बाद वो फिर गाता बजाता फिर तुम्हारे नाचता हुआ तुम्हारे घर के सामने आ जाए कि पैसे दे दो, और उसके बाद फिर वो CT स्कैन मशीन बना ले और नोबेल प्राइज विनर बन जाए और फिर गाता बजाता हुआ, तालियां बजाता हुआ आ जाए। हाँ, तुम्हें कैसा लगेगा? सर बड़ी जलन होगी। तो ये कंजरों के काम अजीब व गरीब होते हैं। काश में कंजर होता वैसे। हाँ वो कैसे हैं? अब ये बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दे दी है मैंने कि काश में कंजर होता। अच्छा, ये भी जरा देखें आप। इन द अर्ली 1960s, जॉनसन, अमेरिकन पॉलिटिशियन एंड हीरोइन ऑफ हिडन फिगर्स। ये हिडन फिगर जो है ना, ये इसको आप गूगल पे सर्च करें। नजर आपकी हाँ जी आवाज सर, देखी हुई है। देखिए मैं हिडन फिगर्स। हाँ जी सर, वो जो 3 औरतों के ऊपर है सर फिल्म, नासा की, फिर एक ब्लैक होती है। नहीं, हिडन फिगर्स और चीज है। तो सर हाँ जी, she was also a specialist in making, formulating and solving partial differential equations. और 60s में जो जॉन ग्लेन था वो पहला अमेरिकन और एस्ट्रोनॉट था जिसने ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाया। और उस ज़माने में कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते थे कि वो उसकी ट्रेजेक्ट्री को न्यूमेरिकल एनालिसिस के ज़रिए सॉल्व कर सकें। तो इसने, कैथरीन जॉनसन ने हाथ से वो सारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की। और ये जो ग्लेन था इसकी ये वो थी, इसकी जिद थी कि जब तक मुझे ये कैथरीन जो है, ये जब तक मुझे कह नहीं देगी कि मैंने सारी इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन चेक कर ली हैं, खुद से नहीं कह देगी, ज़बानी नहीं कह देगी, जब तक मैंने स्पेस सूट नहीं पहनना और स्पेस में नहीं जाना। तो जब उसने आके उससे कहा कि मैंने सारी कैलकुलेशन अपने हाथ से की हैं, पेंसिल और पेपर से की हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस खुद कैलकुलेट की हैं, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शी वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन। देखो टाइपराइटर उसके सामने रखा हुआ है, कंप्यूटर नहीं रखा हुआ सामने। और ये जॉन ग्लेन है जो पहला अमेरिकन एस्ट्रोनॉट था जिसने स्पेस में गया। इससे पहले कोई एस्ट्रोनॉट गया था स्पेस में? आप में से कोई बता सकता है? आइंस्टाइन इसके साथ गया था। यस सर। कौन?
नील आइंस्टाइन इसके साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और यार आइंस्टाइन चांद की बात नहीं, मैं चांद की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, रशिया ने भेजे थे। रशिया ने भेजा था, हाँ, गैगरिन, यूएसएसआर ने। गैगरिन को भेजा था रशिया ने। हाँ और पता है मैथ एजुकेशन का इससे क्या ताल्लुक है? इसका मैथ एजुकेशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ी मजे की बात है ये। एक सेकंड सर, पापा आ गए हैं, मैं पापा से। पापा से कहो फीस जमा कराएं फटाफट। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि इसका मैथ यानी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने से, जो रशिया ने भेजा था, गैगरिन उसका नाम था, जो एस्ट्रोनॉट था उसका नाम गैगरिन था। अगर आप कहें तो मैं सर्च करके आपको दिखा भी दूं। गैगरिन, फर्स्ट रशियन एस्ट्रोनॉट। हाँ जी, तस्वीर ही नहीं आ रही इसकी, तो विकिपीडिया पे करना चाहिए ना इसको। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं वो अब्बू? पापा कह रहे हैं कि पापा आए ही नहीं असल में। हाँ, आए नहीं। बड़ी वैसे ये जब तुम नाक पकड़ते हो ना तो पता चल जाता है तुम झूठ बोल रहे हो। मैं आपको दिखा देता। दिखा के दे, तो जब वो आए नहीं तो दिखाओगे क्या? अच्छा, दिस वाज गैगरिन। तो आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि गैगरिन जब स्पेस में गया, सबसे पहले रूस ने स्पेस में बंदा भेजा और वापस भी बुलाया सेफली, तो उससे मैथ एजुकेशन पे क्या फर्क पड़ा होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी, इज देयर अ कनेक्शन बिटवीन द टू? सर यार मुझे पता है। अभी हमने कंजरों का कनेक्शन बनाया था रडार के साथ, और कंजरों का कनेक्शन बनाया था सीटी स्कैन के साथ। अब हम स्पेस में जो रशिया ने बंदा भेजा था उसका कनेक्शन बना रहे हैं मैथ एजुकेशन के साथ। तो नादिर, तुम क्या कहना चाह रहे हो? हाँ भाई, अबे राना, तुम कुछ कहोगे? हाँ सर, बहुत सर कुछ मैं कह पता रहा हूँ चला मुझे होगा क्या? कि जो जैसे है ना कि स्पेस पहले और जो चीजें मैथमेटिक्स में पढ़ता है किताबों वो में थी, जो हम लिखते थे कॉपी पेन से, फिर उसको जब किसी बंदे के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो फिर वो सब चीजें प्रूव हो गई। नहीं मतलब यार, नहीं यार, ये ज्यादा बड़ा मैं यार, ये बिल्कुल ऐसी बात थी कि कंजर जो था उसने रडार बना लिया। ये बड़ी अनहोना कनेक्शन था। कोई बता सकता कि क्या कनेक्शन था? सर आपने पहले बताया था कि फिर अमेरिका में रोला पड़ गया था कि मैं बता देता हूँ, नहीं आता। मैं बता देता रशिया हूँ टूट गया। जी। कनेक्शन ये था कि अमेरिका में ये मशहूर हुआ था कि रशिया जो है ना, वो एक यूएसएसआर उस वक्त था, वो एक इक्वल कंट्री है जहाँ लोग जो हैं रॉबर्ट्स की तरह रहते हैं, जिनको जिनको जिनके कोई ना कोई मज़हब है, ना कोई उनका मोरालिटी है, ना वो सोचते हैं ना समझते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। और ये एक घटिया कौम है, और अमेरिकन जो हैं वो इनसे बहुत आगे हैं, सोच में भी, हर हाल में भी। तो जब रशिया ने पहला आदमी स्पेस में भेजा, तो अमेरिका का जो प्रोपेगेंडा था कि जी ये रशियन जो हैं ये तो किसी काम के नहीं है, ये तो सारे कंजर हैं, वो गलत साबित हो गया। और अमेरिका में इतना बड़ा शॉक लगा, उनका प्रोपेगेंडा मशीन जो है, उनके जो टीवी चैनल्स इस वक्त भी हैं, उस वक्त भी थे, अखबार भी थे वहाँ। जिस तरह हम यहाँ पे आपने देखा होगा टीवी के ऊपर या इश्तिहारबाजी के ऊपर या टीवी मुकालमों के ऊपर झूठ बोलते हैं, वहाँ भी इसी तरह ही झूठ बोला जाता था और जाता है। तो आम लोग जो हैं वो ये समझ लेते हैं कि वाकई ये सच कह रहे हैं, हालांकि उनके रिपोर्टर्स, अक्सर रिपोर्टर्स जो हैं वो एक से एक बढ़ के झूठ बोलता है। लेकिन आम आदमी जो शरीफ आदमी हैं,
मेरे जैसे तो नहीं, और लोगों के जैसे, मैं तो शरीफ आदमी नहीं हूं, तो वो ये समझ, उनको बड़ा शौक लगा, इतना शौक लगा कि प्रेसिडेंट कैनेडी था, बड़ा मशहूर प्रेसिडेंट था अमेरिका का, उसको लोगों ने कहा कि हाँ जी, जॉन एफ कैनेडी, हाँ जी उसको, जॉनसन कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी नहीं, जोनाथन। और यार जोनाथन नहीं था, जॉनसन उसके बाद आया था, बेवकूफ, वो वाइस प्रेसिडेंट था उसका। अच्छा, तो लोगों ने कैनेडी से कहा कि आप टीवी पे खिताब करें। नहीं सर, बात ये नहीं थी, बात ये थी कि जब रशिया ने सबसे पहले एक सैटेलाइट भेजी थी 1957 में, हाँ जी, तब अमेरिका का पूरा शौक हो गया था कि उन्होंने हमसे पहले एक, सबसे पहली बार पूरे वर्ल्ड ने सुना था कि किसी कंट्री ने एक सैटेलाइट भेज दी, और उस समय बहुत बड़ी बात थी। उसी की तो बात कर रहा हूँ। आप तो एस्ट्रोनॉट की बात कर रहे हो ना, एस्ट्रोनॉट बनने से भी पहले ये सब हाँ हो गया हाँ, था, जब सैटेलाइट भेजी थी। अमेरिका ने अभी एस्ट्रोनॉट नहीं भेजा था, रशिया ने भेजा था। उन्होंने सैटेलाइट भेजी थी पहले, स्पुतनिक के नाम से। बंदा भी भेज दिया था, ये गैगरिन है। उससे पहले एक सैटेलाइट भेजी थी ना, स्पुतनिक के नाम से। कोई इतनी बड़ी काम की बात नहीं थी, जब गैगरिन गया है ना, उस पर उनको हंगामा मचा है वहां पे। तो उन्होंने ये कहा, कैनेडी जो था उसने आके स्पीच की, और उसने स्पीच में कहा, बड़े लोग, वो बड़ा आदमी था वैसे, हाँ सर, उनके जो बड़े प्रेसिडेंट्स हैं, ये एक अभी गुजरा है ना प्रेसिडेंट, क्या नाम है उसको, ट्रम्प नहीं, ये तो ट्रम्प गुजरा का मतलब यह है कि हाँ, गुजरेगा तो वो कभी भी नहीं, उसने अपना असर ऐसा छोड़ा है कि मरने के बाद भी कायम रहेगा, ज़ियाउल हक की तरह। हाँ, अच्छा, तो कैनेडी ने आके ये कहा कि हम अपनी, पहली बात उसने ये की, हम अपनी तस्लीम करते। नहीं, हुआ क्या था कि जॉन एफ कैनेडी ने 1962 में ऐलान कर दिया था कि हम मून पे बंदा भेजेंगे। सुनो तो सही यार, पूरी बात तो सुन लेते। पहली बात उसने ये की कि हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं, वो बात तो बहुत मशहूर हुई ना, लेकिन ये जो बात थी ये ज्यादा मशहूर नहीं हुई। ये बात मैं तुम्हें पहले बताना चाह रहा था, इसलिए कि ये मैथ का वर्कशॉप हो रही है ना। उसने कहा कि हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं, हमने प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में और यूनिवर्सिटी लेवल पर मैथ एजुकेशन पे तवज्जो नहीं दी, जिस वजह से रूस हमसे आगे निकल गया। और आज मैं ये ऐलान करता हूं, मैं आज दो ऐलान करता हूं। एक तो ये कि हम अपना मैथ एजुकेशन को इम्प्रूव करने की, अपनी गलती तस्लीम करने के बाद उसने ये बात कही कि मैं आज ये ऐलान करता हूं कि हम प्राइमरी एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक अपनी मैथ एजुकेशन और साइंस एजुकेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात की कि 10 साल के अंदर, 10 साल से पहले, हाँ, मतलब डिकेड का एक गोल था उनका, हाँ 1970 से पहले। हाँ जी, उससे पहले हम अपना बंदा चांद पर भेजेंगे, उसे वहां उतारेंगे और उसके बाद सेफली उसको वापस लेकर आएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि मैथ एजुकेशन का कितना गहरा ताल्लुक है मुख्तलिफ स्पेस में लोगों के जाने से, ना जाने से, स्पेस को फतह करने से, स्पेस के अंदर, है ना कि फैज साहब का शेर है कि जब शेर के खैमे राख हुए, नगमों की तनाबें टूट गईं। नहीं, वो स्पेस के बारे में भी उनका एक शेर है बड़ा मशहूर के तारों पे कमंदे फेंक चुके, महताब पे शबखूं हो भी चुका। तारों पे कमंदे फेंक चुके, महताब पे शबखून हो भी चुका। महताब पे हमने शबखून मारा है, रात के अंधेरे में जाके उसको फतह कर लिया। ये फैज साहब ने उसका जिक्र किया था। खैर, ये तो और बात हो गई। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि ये गैगरिन, ऑल राइट, कमिंग बैक टू, सो दिस वाज द लेडी हु सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस।
which made it possible for Glenn, सेनेटर ग्लेन, बाद में सेनेटर भी बन गया था ये, कि वो इसके अंदर बैठ के गया था और इसके अंदर बैठ के वापस आया था, कि वो ये टू बॉडी ग्रेविटेशनल प्रॉब्लम जो हमारे भट्टी साहब ने भी सॉल्व किया था, हम इसमें भी सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व किया था कैथरीन जॉनसन ने यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, और उसके बाद फिर ग्लेन जो था वो वहाँ पे गया था। ठीक है जी, ओके। राइट, अच्छा, अब आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें कि मैं आगे चलूं? जी यार, वो आतिफ साहब जो थे वो कंजर की लफ्ज से तंग आके चले गए। हाँ, ये देखें जी, ये म्यूजिक है, ये रडार्स हैं, ये सीटी स्कैन है, ये एक्सरे है, और ये डीएनए का स्ट्रक्चर है जो दो बंदों ने दरियाफ्त किया था, जिन्होंने आज तक, उनको बायोलॉजी में मिला था नोबेल प्राइज, जबकि उन्होंने बायोलॉजी पढ़ी ही नहीं थी कभी। दिस वॉज अ स्टोरी दैट वी विल टेल यू लेटर। दिस इज अ सीटी स्कैन, और ये सीटी स्कैन के अंदर देखें सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह और हड्डियां सब नजर आ जाती हैं। ये वही चीज़ है कि अल्लामा इकबाल ने कहा है कि शमशीर सना अव्वल और ताउस रुबा बाखिर। तो अफसोस की बात यह है कि उस वक़्त तक उनको ये बात पता नहीं थी कि म्यूज़िक का डिफेंस के साथ, जिहाद के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। अच्छा जी, अब हम सर डीएनए वाली भी स्टोरी बताएं ना। डीएनए वाली स्टोरी भी बताएं? अच्छा, वो भी यार बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, मैं चाह रहा था किसी और दिन बताऊं, लेकिन चलें, अब कहा है तो मैं बता देता हूं। ये डीएनए की मैं फिर खोल लेता हूं ना। हु डिस्कवर्ड डीएनए, डीएनए स्ट्रक्चर। आप किसने सवाल ये पूछा है? सर मैंने, नवाल ने पूछा है। नवाल, आपने पता है कि आपने सवाल जो पूछा है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि वो कौन सा हिस्सा है हमारे जिस्म का, हमारे सेल्स का, जिसको देख के हम ये बता सकते हैं कि ये अशरफ इकबाल है और ये उसकी बिल्ली है। पता है आपको? जी। सेल के अंदर एक चीज होती है, हर जानदार सेल के अंदर, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो इसका वायरस हो, ये जो है कोरोना का वायरस हो, उन सब में एक चीज होती है, और वो क्या होती है? उसका डीएनए। अच्छा, डीएनए जो है वो बताता है, वो डिफरेंशिएट करता है कि ये कुत्ता है या बिल्ली है। अच्छा, मजे की बात यह है कि मेरा डीएनए और कुत्ते के डीएनए में बहुत थोड़ा सा फर्क है। यानी अगर थोड़ा सा मेरा डीएनए चेंज कर दिया जाए तो मैं कुत्ते की तरह भौंकना शुरू हो जाऊंगा अभी। ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा, डीएनए पे काम हो रहा था, मैं यहां पर लिख दूं एक्सरे 51। एक्सरे 51 पे एक किंग्स कॉलेज लंदन में एक खातून काम कर रही थी। ये उस जमाने में सिटी स्कैन तो बना नहीं था, एक्सरे मशीन्स थी। ये देखें, ये थी रोजालिंड फ्रैंकलिन नाम था एक खातून का। वो एक्सरे लेती थी डीएनए के। ये देखें, अ वेरी ब्यूटीफुल जूइश लेडी, जो गाने बजाने का काम तो नहीं करती थी। ये किंग्स कॉलेज में रिसर्च फेलो थी, और ये एक्सरे लेती थी ह्यूमन या
एनिमल सेल्स के, और उस ज़माने में एक्सरे मशीन इस तरह की थी कि वहाँ उनमें रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती थी, तो जो भी एक्सरे ले रहा होता था वो एक्सपोज हो जाता था रेडिएशन की वजह से, और उन एक्सपोजर्स की वजह से उनको कैंसर हो सकता था, और इस बेचारी को इसी वजह से कैंसर हो भी गया और वो मर भी गई बेचारी। लेकिन उसने ये एक्सरे ले लिया था, बड़ा थिन सेगमेंट काट के एक्सरे, सेल्स का बड़ा, डीएनए का एक बड़ा थिन सेगमेंट काट के उसने एक्सरे ले लिया था। अच्छा, उसको आपको पता है कि अगर ये आपको पता नहीं किसी ने आपको पता ही होगा, रोशनी अगर एक छोटे से सुराख से गुजारी जाए तो वो गुजर जाती है, ठीक है ना नवाल? हाँ जी, हाँ जी। अगर दो सुराखों के दरमियान में से रोशनी, दो सुराख करीब करीब हैं, एक आधे मीटर का फासला है उनके दरमियान, तो वहां से रोशनी गुजारी जाए तो जाहिर है ऐसा लगेगा जैसे दो टॉर्चें पड़ रही हैं स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी। अगर वो दो सुराख करीब ले आए ना हम, तो पता है क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी कि अगर वो दो सुराख करीब लेते आए और बहुत करीब ले आए तो फिर लाइट के पैटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं। हाँ सर, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। एक्जेक्टली, वो होना शुरू हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। हाँ जी, तो ये लाइट के साथ भी होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है, ये एक्सरेज के साथ भी होता है, फोटॉन्स के साथ भी। ठीक है ना? तो अगर वो समझ नहीं आया होता क्या है, मतलब विजुअली क्या नजर आता है? ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं यार। ये पता है क्या होता है? अगर आप तालाब में एक पत्थर फेंके ना तो वो रिपल्स बनते हैं ना, तो ये दो रिपल्स बनना शुरू होते हैं दोनों स्लॉट से। वो रिपल्स एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं ना, तो फिर इंटरफेरेंस कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम हो जाती है, राइट? ये हमें बताते हैं वो वेव नेचर के बारे में। हाँ जी, तो उसका नतीजा ये होता है कि आप जिस स्ट्रक्चर से लाइट गुजार रहे हैं या एक्सरे गुजार रहे हैं उसकी शक्ल नहीं बनेगी। अच्छा। वो एक नई शक्ल बनेगी। वाह, ये आपने सोचा है कभी? नहीं सर। यानी अगर आप किसी स्ट्रक्चर के अंदर से, जिसके अंदर करीब करीब छेद हो, जैसे एक मैट्रिक्स है उसमें चारों कोनों पर बहुत सारे स्क्वायर्स हैं, उनमें हर कोने पर एक छेद किया हुआ है हमने, और वो बड़े छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, उनमें से अगर आप लाइट गुजारेंगे तो आपको वो ग्रिड नजर नहीं आएगा, आपको अजीबोगरीब गोल गोल पैटर्न्स नजर आएंगे। अच्छा, मैथमेटिक्स में इसको समझने के लिए वही कंजर खाना करना पड़ता है हमको, एंड दैट इज नोन एज फोरियर सीरीज। यानी अगर हम ये देखना चाहें कि लाइट दो होल्स में से गुजर रही है तो क्या चीज बनेगी, यू हैव टू टेक अ फोरियर ट्रांसफॉर्म या यू हैव टू टेक फोरियर सीरीज। बड़े मजे की बात है ये हम करेंगे बीच में वर्कशॉप में। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि वो जो थी क्या नाम था उसका, रोजलिंड फ्रैंकलिन, उसने जब ये पैटर्न देखा, ये एक्सरे एक्स बन रहा है, एक्सरे 51 कहते हैं इसको, फोटो 51, तो उसको ये समझ नहीं आया कि ये जो एक्स बन रहा है इसका क्या मतलब है कि डिफ्रैक्शन हो रही है ना यहाँ पर, तो जो जिस स्ट्रक्चर से ये गुजर के आ रहा है उसकी शक्ल कैसी होगी, ये उसको पता नहीं चला, इसलिए कि उसने फोरियर ट्रांसफॉर्म तो पढ़ा नहीं था, वो तो कंजर ही पढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, अब क्या हुआ कि उसका जो प्रोफेसर था उसने वॉटसन को और क्रिक, उसका दोस्त था, उसको अमेरिका से लंदन बुलाया कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, तुम डीएनए का स्ट्रक्चर तुम भी दरियाफ्त कर रहे हो और मैं भी दरियाफ्त कर रहा हूं, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूं, और कहा हम डिनर पे मिलेंगे।
उसका नाम विल्किंस, ये था। अच्छा, जब वो डिनर पे गए, अच्छा ये जो जॉनसन था, ये इसने बायोलॉजी नहीं पढ़ी हुई थी, और डीएनए निकालना बायोलॉजी का प्रॉब्लम था। मजे की बात यह कि इसने क्रिस्टलोग्राफी पढ़ी हुई थी, और क्रिस्टलोग्राफी में क्या होता है कि एक क्रिस्टल से हम एक्सरे फायर करते हैं, क्रिस्टल्स के अंदर छोटे छोटे पोरस छेद होते हैं। अबे राना, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर आवाज आ रही है, मेरे ख्याल में बैकग्राउंड नॉइज की वजह से म्यूट कर जी रही जी, हूं, मैं भी इसीलिए म्यूट। उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं क्रिस्टल्स के अंदर, और जब लाइट उसमें से गुजरती है या एक्सरेज उसमें से गुजरती हैं तो वो डिफ्रैक्ट होती हैं। अच्छा, वॉटसन का जो फील्ड ऑफ स्टडी था, उसने आज तक कभी कोई स्लाइड माइक्रोस्कोप के अंदर रख के नहीं देखी थी, बायोलॉजिस्ट था ही नहीं वो। ना उसने कभी मेंढक का पेट चीरा था। तो मतलब बायोलॉजी वाले तो ये करते हैं ना, सबसे पहले बायोलॉजी की जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप मेंढक का पेट चाक करते हैं। हाँ, ना उसने मेंढक का पेट चाक किया था, ना उसने कोई स्लाइड माइक्रोस्कोप के अंदर रखी थी, ना उसने कभी कोई सेलुलर लेवल पे तो माइक्रोस्कोप नहीं बनी हुई थी, लेकिन उससे बड़े साइज के जो सेल्स थे या मॉलिक्यूल्स थे वो नजर आ जाते थे, ना उनको कभी देखा था। बस उसने एक चीज की हुई थी कि जब क्रिस्टल्स में से लाइट पास होती है या एक्सरे पास होती हैं, तो अगर क्रिस्टल का ये स्ट्रक्चर है तो ये पैटर्न बनता है, ये उसको पता था। और अगर ये पैटर्न बनता है तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ये होगा, ये भी उसे पता था। बायोलॉजी का उसको एबीसीडी भी नहीं पता थी। कैसे मजे की बात है। और जो बेचारी ये रोजालिंड फ्रैंकलिन, जो बेचारी एक्सरे मशीन के नीचे घुस के वो स्लाइड लेके जाती थी, और उसके नीचे घुस के उसकी एक्सरे लेती थी, कि 50 सैकड़ों एक्सरे लिए होंगे उसने, फिर जाके वो सही एक्सरे जो वो लेना चाहती थी काट के, उनके सेक्शन काटती थी ना, सेल्स के सेक्शन काटती थी डीएनए, ताकि पूरा डीएनए उसमें आ जाए, ना ज्यादा आए ना कम आए, ताकि सुपर इंपोज ना हो एक दूसरे के ऊपर। उस बेचारी को ये चीज पता ही नहीं थी कि डिफ्रैक्शन क्या होती है। अच्छा अच्छा, उसको डिनर पे बुलाया भी नहीं इन्होंने, ये ज्यादती की कि उसकी वो जो एक्सरे की तस्वीर थी, वो ये क्या नाम था इसका, मॉरिस विल्किंस, इसने जब वो डिनर शुरू हुआ, सूप लाया गया, तो उसने वो तस्वीर दिखा दी इनको। अच्छा, वॉटसन अभी सूप पी रहा था, उसने जो तस्वीर देखी, तो वो उसका जो दोस्त था उसने उससे कहा, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है क्या? कहता है, हाँ मेरे पेट में बड़ा सख्त दर्द हो रहा है, तो मैं तो खाना नहीं खा सकता, तो मैं तो जाना चाहता हूं, तो तुम भी मेरे साथ चलो, शायद हमें हॉस्पिटल जाना पड़े। तो ये मॉरिस विल्किंस जो था, ये बड़ा परेशान हुआ कि इनको अमेरिका से बुलाया है हमने, और इसका पेट खराब हो गया अब आखिरी वक्त पे आके। तो उसने कहा, ये तस्वीर तो देखते जाओ। उसने कहा, तस्वीर मैंने देख ली है। तो वो खाना छोड़ के बाहर टैक्सी में जब बैठा है होटल जाने के लिए जहां वो ठहरे हुए थे, तो वो क्रिक जो उसका दोस्त था, उसने कहा, यार तुमने सारा खाना खराब कर दिया, मुझे भूख लग रही थी इतनी ज्यादा। तो उसने कहा, तूने जिस जगह खाना खाना है मैं तुझे खाना खिला देता हूं, और मुझे भी बड़ी भूख लग रही है, मैंने भी खाना खाना है। तो कहता है, फिर वहां क्यों नहीं खाया खाना? कहता है, अभी 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 बताता हूं, अभी बताता हूं। उसने कहा, अच्छा बता फिर। कहता है, वो मुझे डीएनए का स्ट्रक्चर पता चल गया क्या है। कहता है, विद इन 5 सेकेंड्स आई फाउंड द डीएनए स्ट्रक्चर। तो उसने कहा, जी खाना पैक करवा के ले चलते हैं टाइपराइटर से, आज ही वो पेपर होटल में जाके टाइप करते हैं, इसलिए कि इनको भी पता चल जाएगा, आज नहीं पता चलेगा महीने के बाद पता चल जाएगा। डीएनए स्ट्रक्चर मैं अगर यहां पे टाइप करूं, पेपर पब्लिश्ड
1 पेज का पेपर था वो इन नेचर। 1 पेज का पेपर उन्होंने होटल में जाके टाइप किया और रात को ही भेज दिया। मजे की बात आप देखें जरा यार, ये तो नहीं आया इसमें तो नेचर। ये डीएनए का स्ट्रक्चर और फोटो देख के पता चला। ये फोटो देख के उसको पता चल गया कि जिस स्ट्रक्चर से होके आई है ना वो कैसा होगा और वो ये ऐसा बात होगा। उसने उसके सामने क्यों नहीं बताई जो इनको सूप पिला रहा था? यार तुम इतने भोले बादशाह हो, इतने भोले बादशाह हो, तुम्हें ये बात ही नहीं पता कि इसको डिस्कवर करने का मतलब ये था कि $1 मिलियन का प्राइज, नोबेल प्राइज। जब भी तो उसने कहा पेट में दर्द हो रहा है मेरे। पर वो दूसरा वाला आदमी भी तो क्लेम कर सकता है कि मैंने भी इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी थी। वो ग्लोरी शेयर नहीं करना चाहते थे ना, उसको भी शामिल कर लिया था उन्होंने मुंह बंद करने के लिए उसका। अच्छा यार वो मैं पेपर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा मेरी मदद करो। तुम्हें देखना चाहिए वो पेपर, सिर्फ 1 पेज का पेपर। हम भी पेपर लिखते हैं ना आजकल, हमारे प्रोफेसर भी आजकल अपनी प्रमोशंस के लिए पेपर लिखते हैं, लंबे लंबे पेपर लिखते हैं। 1 पेज का पेपर जिसपे नोबेल प्राइज। सर इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा उसका फोटो। सर ओरिजिनल पेपर लिख दो। वो पेपर नहीं यार कोई नहीं आ रहा उसमें। ये नीचे जो है ये नहीं है। ये वो करो जरा सर्च करो, उसमें एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं तुम्हें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जो उसका ओरिजिनल पेपर है ना, ये क्या फजूल किस्म की चीजें निकाल के ले आया है। इमेजेस से नहीं निकलेगा ये। ट्रायल 1953 ये वाला सर मैंने लिंक में सेंड किया, वो ओपन कर लें। लिंक चैट में मैंने लिंक सेंड किया, वो ओपन कर लें। कहाँ पे किया है? चैट पे स्काइप खोलें। हाँ सर। इसे बंद करेंगे तो वो ये खोल लें लिंक लास्ट वाला, ये जो मैंने अभी सेंड किया। लास्ट है, नीचे है इससे। आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे है सबसे नीचे। हाँ ये यस सर। हाँ ये है पेपर। अच्छा ये फुल पेपर भी नहीं है, ये हाफ पेपर है। मजे की बात देखें, यानी इसको पूरा पेज भी नहीं दिया उन्होंने, यहां से शुरू कर दिया। ये पेपर है, कितना बड़ा पेपर है, 2 पेजेस का पेपर है सिर्फ। अच्छा इसमें एक बड़ी मजे की बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप लोग सुन रहे हैं नवाल और अबे राना? हाँ जी सर। जी डीएनए के बारे में 2 मसाइल थे जो लोग जानना चाहते थे। डीएनए मॉलिक्यूल जो है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसमें और बाकी और मॉलिक्यूल्स में वो भी बहुत बड़े बड़े होंगे, उनमें बुनियादी तौर पे फर्क। कैन एनीबॉडी? सर मुझे आपकी आवाज ही नहीं आई, आप फिर से रिपीट कर देंगे क्वेश्चन? मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरी आवाज, ये मेरा माइक नहीं ऑन हुआ हुआ है सर? है? नहीं माइक ऑन है, बीच में कोई और आवाज आ गई थी। आवाज कट गई थी बीच में। अच्छा मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि गैस लगाओ, नवाल नयरा जी जी सर। गैस लगाओ कि एक डीएनए मॉलिक्यूल में और एक ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल में, ऑर्डिनरी का जब मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया तो इसका मतलब यह है कि डीएनए का मॉलिक्यूल कोई स्पेशल मॉलिक्यूल है। उसमें क्या स्पेशल बात है? कि वो आपके जीन्स कैरी करता है। ना 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 यार, जीन्स तो कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर के अंदर जीन्स मतलब पैटर्न तो होता है ना हर एक के अंदर ही। बेसिक फर्क क्या है, स्पेशलिटी क्या है?
बाकी मॉलिक्यूल्स भी इससे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, और बाकी मॉलिक्यूल्स में बुनियादी, एक बड़ा बुनियादी फर्क है। बाकी डेड होते हैं, ये हैं? लिविंग होते हैं। ये बाकी सारे डेड होते हैं, बेजान होते हैं, इसमें जान होती है। ये शायद बाकी डेड होते हैं और ये अलाइव होता है। ये सिर्फ यही डीएनए लाइव होता है, जिंदगी इसी में है। लाइव होता है। ये तो आपने बड़ी मजेदार बात कर दी नजरा। आप इससे पूछें कि डेड और अलाइव में फर्क क्या है, ये एक मॉलिक्यूल को कह रहे हैं कि ये डेड अलाइव है। इसका मतलब ये सोचता है, समझता है, हाँ, बातें भी करता है। यस सर। हाँ नजरा, ये और डेड अगर और कोई अलाइव जहाँ जब पर कोई नहीं होता दुनिया में तो फिर उसके वहाँ डीएनए नहीं होता उसका। नहीं यार, ये वो बात तो नहीं है। बालों में भी होता है। नहीं, बालों में नहीं होता डीएनए, इसलिए कि बाल जो हैं वो उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। अच्छा, तो उसमें से आप डीएनए नहीं निकाल सकते। मैं आपको बता ये रहा था कि यहाँ पर बुनियादी सवाल ये आ जाता है कि जिंदा और मरे हुए में फर्क क्या है। जिंदगी क्या है बेसिकली, जिंदा किसको कहते हैं। एक मॉलिक्यूल जिंदा है, एक मॉलिक्यूल मरा हुआ है, इनमें फर्क क्या है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा, अब हो रहा है? हाँ हो रहा है सर। बताएं भाई, अबे राना आप बताएं कि जिंदा और मुर्दा में क्या फर्क है। बड़ा बड़ा बुनियादी सवाल है यार ये इंसान। हाँ जिंदा सर कम्युनिकेट करता होगा अपने दूसरे सेल्स के साथ भी। नहीं, हम बड़ी प्रिमिटिव लाइफ की बात कर रहे हैं। लाइफ एट द मॉलिक्यूलर लेवल, एट द बायोलॉजिकल लेवल। अब तुम बिल्ली जो है वो कोई कहानी तो नहीं सुनाती मुझे, हाँ, कुत्ता मुझे कहानी तो नहीं सुनाता, लेकिन वो जिंदा तो है। कोरोना का वायरस जो है वो तो बिल्कुल ही बहुत ही प्रिमिटिव किस्म का मॉलिक्यूल है, मगर वो जिंदा है, तबाही मचा दी है सारी दुनिया में। तो ये वो जिंदा मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? तो वो ग्रो करता है, 1 से 2, 2 से 4 होते रहते हैं। ओ यस, डीएनए मॉलिक्यूल में खासियत ये है कि वो रेप्लिकेट करता है। जिंदा होना, बायोलॉजी में जिंदा होना, हम उस चीज को जिंदा कहते हैं जो अपने को रेप्लिकेट कर सके। सर जो बढ़ सके, बढ़ता है। नहीं, बढ़ नहीं सके, मतलब रेप्लिकेट तादाद कर में सके बढ़ता अपने है। आप को। एक सेल जो है वो 2 सेल 1 से बन 2 जाए, हो जाए। 2 से 4 हो जाएं, 4 से बढ़ते जाएं वो सेल्स। एक सेल होगा तो वो तो कुछ देर के बाद मर जाएगा, उसकी लाइफ होती है कुछ अरसे की, वो खत्म हो जाएगा, दूसरा सेल उसकी जगह ले लेगा। इसको एलाइव कहते हैं। अच्छा, तो जो चीज तंग कर रही थी उस वक्त साइंसदानों को, वो ये थी कि डीएनए कुत्ते का और इंसान का और बिल्ली का और चूहे का और एक दरख्त का, आम के दरख्त का, वो आखिर उनमें वो कहाँ पे होता है, उसमें फर्क क्या होता है, और दूसरी बात वो रेप्लिकेट कैसे करता है। मजे की बात ये थी कि उसका जो स्ट्रक्चर था, अगर वो किसी को पता चल जाता जो उस वक्त पता नहीं था, तो उनको ये भी पता चल जाता कि वो रेप्लिकेट कैसे करता है। उस स्ट्रक्चर के अंदर ही वो राज छुपा हुआ था। तो जब वो पेपर लिख रहे थे, होटल में बैठ के वो जब पेपर लिख रहे थे, तो वो जो क्रिक था उसने कहा, ओए होए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। उसने कहा क्या हो गया? उसने कहा कि तुमने ना सिर्फ स्ट्रक्चर दरियाफ्त कर लिया है, बल्कि तुमने ये चीज भी दरियाफ्त कर ली है कि वो रेप्लिकेट कैसे करता है। उसने कहा वो कैसे करता है? वो कहने सामने नजर आ रहा है। तो उसने कहा यार देखो बात सुनो, मैं 2 नोबेल प्राइज नहीं लेना चाहता, ये ना हो कि 1 नोबेल प्राइज भी ना मिले, तो हम इतना बड़ा क्लेम ना ही करें तो अच्छा है।
कि हमने दोनों सवालों के जवाब दरियाफ्त कर लिए। बेहतर है एक सवाल का जवाब लिख दो, बाद में दूसरे का लिख देंगे फिर हम। उसने कहा नहीं लिखो, अभी लिखो। तो उसने कहा अच्छा फिर मैं ये करता हूं कि इसको मैं कुछ थोड़ा घुमा फिरा के लिख देता हूं। यहां पे एक सेंटेंस आप जरा पढ़ें, वो आया हुआ होगा कि इट सजेस्ट हाउ आ डीएनए रेप्लिकेट्स। जरा देखें, सब लोग पढ़ने की कोशिश करें, देखो कहां पे है। कंट्रोल F लगा के देख लो, सर्च कर ले। ये देखें, ये है, यहां पे है ये। उन्होंने देखें कैसा इंग्लिश की मैं चक्कर चला के लिखा है। इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस। पढ़ो 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 पढ़ो, रिपीट करो। It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. बस ये एक सेंटेंस डाल दिया उन्होंने। वो पागल ऐसे थे वो कि उन्हें नहीं पता था कि ये तो सबसे बड़ी बात उन्होंने दरियाफ्त कर ली है। उसके लिए सिर्फ एक सेंटेंस डाल दिया। तो जो लोग थे पढ़ने वाले, उनको तो पता चल गया कि इन्होंने तो दोनों चीजें निकाल ली हैं, लेकिन ये दूसरी चीज पे कॉन्फिडेंट नहीं है कि क्या इन्होंने वाकई निकाली है कि नहीं निकाली है। ये होता है ना कि इट इज टू गुड टू बी ट्रू, कि मैंने दोनों सीक्रेट्स एक साथ ही निकाल लिए हैं। एक लॉटरी तो निकल आती है ना नजीरा, 2 लॉटरियां आपकी एक साथ निकल आए 1-1 करोड़ रुपए की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम होती है ना। हौसला नहीं पड़ रहा था कि आप कहेंगे मुझे 1 लॉटरी मिल जाए, दूसरी को छोड़ दें। वो बंदा कह रहा है दूसरी भी निकल आई आपके नाम पे। तो इस स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर सकता हूं। ये इधर से नहीं होता है। नहीं, वो टेक्स्ट दोनों 2 कॉलम्स में ना, इसलिए नहीं हो रही। थोड़ा कर्सर किसी और जगह रख के करें। ये देखें, इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस। इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस। यार ये नहीं लिख रहे कि नाउ वी हैव फाउंड आउट है, क्या चक्कर चला रहे हैं ये। इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस that it suggests pairing we have postulated immediately suggests। ये immediately तो काफी स्ट्रांग है। ये immediately के ऊपर बड़ी लड़ाई हुई। वो वॉटसन कहता था immediately बड़ा स्ट्रांग वर्ड है, ये मत लिखो। 1 घंटा तो वो इसी पे लड़ते रहे कि immediately लिखें या ना लिखें। सर नोबेल प्राइज एक ही मिला है? नोबेल प्राइज एक ही मिला, वो मैं बताता हूं तुम्हें अभी। immediately suggest a possible copying mechanism for the genetic material। अच्छा, अब मजे की बात ये हुई कि लोगों को तो पता चल गया कि इनको दोनों चीजें पता चल गई हैं, और 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद जब नोबेल प्राइज कमेटी की मीटिंग हुई, तो उन्होंने इन तीनों को, वो जो प्रोफेसर था, सूप वाले सर थे, हाँ, जिसने सूप पे बुलाया था, खाने पे बुलाया था, सूप पे नहीं खाने पे बुलाया था, उसको भी और इन दोनों को भी नोबेल प्राइज दे दिया, तीनों को। अच्छा, बाय दैट टाइम फ्रैंकलिन, क्या नाम था उसका, जिस बेचारी ने एक्सरे मशीन, हाँ, रोजालिन फ्रैंकलिन, वो बेचारी जिसने ये एक्सरे लिए थे, उस वक्त तक वो एक्सरेज की वजह से जो उसे कैंसर हुआ था वो मर चुकी थी। और आपको पता होगा या होना चाहिए कि पोस्टथॉमसली, यानी कोई बंदा मर जाए तो उसको नोबेल प्राइज उस फिर मरे हुए बंदे को नहीं दिया जाता, इसलिए कि नोबेल प्राइज में बहुत पैसे इन्वॉल्व होते हैं ना, तो वो फिर पैसे उसके वरसा को तो वो नहीं देना चाहते ना, तो उसके नॉमिनी को भी नहीं देते, बच्चे को ऑनर तो देना चाहिए ना वैसे, पैसे ना
नहीं नहीं नहीं, बच्चों को नहीं देते। बच्चे इस काबिल नहीं होते कि उनको नोबेल प्राइज के पैसे शेयर कराए जाएं। वो उसी बंदे के लिए होते हैं। वो बेशक खुद से जिसको मर्जी दे दे, लेकिन इस वजह से उसको नहीं मिला, वरना उसको भी मिल जाता। सर इतिहास में कोई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों को भी मिला और बाप को भी मिला हो नोबेल प्राइज? Maybe there is one example I don't recall, but एक को तो मैंने देखा है, सुना, मैडम क्यूरी, जिन्होंने यूरेनियम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन साहब है? सर आमिर बात कर रहा हूँ। हाँ जनाब, क्या हाल है आमिर साहब? अल्लाह का शुक्र सर। आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू। सर आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत, मैं इस वक्त अल्लाह मियाँ के पास बैठा हुआ हूँ। आपने कोई मैसेज? मैं नहीं चाहता आप अल्लाह मियाँ के पास जल्दी जाए, हमें ज़रूरत है आपकी। आपने कोई मैसेज भिजवाना है तो बता दें। नहीं सर, मैंने सिर्फ आपका मैंने फेसबुक पे मैसेज देखा था। जस्ट केम बैक फ्रॉम ऑफिस, तो मैंने मुस्तफा कहा था कि सर से पूछे जस्ट आप तबीयत ठीक है आपकी? कोविड वगैरह का मसला तो नहीं? मे बी अल्लाह से दे सर। मतलब मैं आई जस्ट वांट टू जो कहता मैं यही पूछना था आपका। मे बी कुछ पता नहीं, अभी टेस्ट नहीं कराया। सिम्टम्स तो हैं। अच्छा, मगर थोड़ा सा डाइट पे और इस पे जरा केयर कीजिएगा। बाकी एवरीथिंग इज इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। आप तो माशाल्लाह यू आर अ बिलीवर। अभी हम कंजरों की बात कर रहे थे। सर आप और हमारे एक दोस्त जो थे वो ये इस नयरा ने ही लफ्ज कॉइन किया था। मुझे तो लफ्ज आता भी नहीं था कंजर का। सर वी कैन से आर्टिस्ट पीपल, आर्टिस्ट लोग। अच्छा, आर्टिस्ट कहते हैं आप उनको? तो बेहतर तर्जुमा आ गया। ये अच्छा, ये मैंने पंजाबी में पूछा था, पंजाबी में क्या कहते हैं? सर वो तो आप है सर। इवन एक क्वेश्चन जो नॉर्मली आप सबके कर लीजिएगा सर। नॉर्मली जो कैम्ब्रिज में ना पहले जो बेसिकली आइंस्टाइन को ये इशू था कि वो इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहा था कि जब भी ये पानी की कटिंग होती है, जब दरिया अपने जो है ना रिवर अपना पैसे लेते हैं तो दे रिवॉल्व, वो ना घूमते और कट करते हैं। तो वो यही नहीं था कि जी व्हाई नॉट इट गो स्ट्रेट, यानी अगर टकराए और टकरा के आगे चलते वो सर्कुलर मोशन होती है। सो 1998 में जो कैम्ब्रिज में प्रोफेसर साहब है, उन्होंने देखा कि इसी बात को आइंस्टाइन को, क्योंकि वो इसी यानी रिजॉल्व करता रहा लेकिन रिजॉल्व नहीं हुआ ये भी इशू। तो उन्होंने देखा कि जितने भी जो रिवर हैं जो 3000 ईयर्स तक वाले हैं, वो ना जिगजैग की फॉर्म के अंदर चलते हैं और फिर वो कॉन्स्टेंट रहते हैं। जब उसने मेजर किया फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट लाइन और उसका जिगजैग लिया, तो ही फाउंड आउट कि जब रिवर 3000 ईयर के बाद एक पाई की फॉर्म यानी पाई को अप्रोच कर जाते हैं, देन दे रिमेन स्टैटिक। वो फिर अपना पाथ चेंज नहीं करते जब तक वो पाई को अटेन नहीं करते। पाई क्या होता है? पाई सर 3.14 जो हमारा पाई जो मैथमेटिक्स का पाई है सर। मतलब वो कहीं लिख देते हैं पाई? नहीं सर, लिखते नहीं है। उसकी एक असम्पशन है जस्ट वाई ना कि वो अभी तक वो ये है कि जो एक तो कटिंग वाला तो क्वेश्चन इज स्टिल देयर कि जो वो पानी जो सर्कुलर मोशन में जा रहा है वो तो स्टिल देयर। लेकिन उसने ये फाइंड आउट किया था अमेज़न हो गया, गंगा जमुना हो गया, ये जितने पुराने हैं रिवर, व्हेन दे अटेन दी फॉर्म ऑफ जो है ना वो एक स्ट्रेट लाइन के जो जाने की बजाय जब वो अटेन कर लेते हैं पाई एंगल, तो तब उसके बाद वो एक कांस्टेंट ले लेते हैं, फिर चेंजिंग। तो सर ये इस पे जबरा में ये इस पे देखिएगा काइंडली, अगर इस पे कुछ आई वाज स्टडीइंग 2 डेज बैक। मुझे एक सवाल का तो जवाब दे दें, मुझे परेशान कर रहा है। जी सर। हमारे जो दरिया हैं जो इंडिया से आते हैं या ऊपर से आते हैं, जी हाँ, जब वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, प्लेन्स में दाखिल होते हैं, जी, तो वो नीचे तो जा रहे होते हैं साउथ में, लेकिन ईस्ट की तरफ भी वो टर्न कर रहे होते हैं, नहीं वेस्ट की तरफ भी वो टर्न कर रहे होते हैं। उसकी क्या वजह है? सर आई डोंट नो, ग्रेविटेशनल ना हो। ग्रेविटेशन नहीं, मैं उस वक्त स्लोप जो है वो तो ना होने के बराबर है। जी सर, हमारे जो पीक्स हैं वो 100 पीक्स जो टॉप है उसमें से 39 हमारी कंट्री में है जो कि स्लोप लेती हैं। दैट इज द रीजन मैं कह रहा हूं कि जो जिगजैग उसकी जो मोशन है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब वो प्लेन्स में दाखिल हो गए तो उस वक्त उनको मुड़ने की क्या जरूरत है? ऊपर से आ रहे हैं नीचे, अब वो ईरान की तरफ मुड़ने की कोशिश, ईरान में जाते तो नहीं है,
लेकिन बलूचिस्तान की तरफ मुड़ने की कोशिश की, अगर मुड़ने की कोशिश ना करते तो फिर वो अक्सर दरिया तो इंडिया में ही चले जाते, बिल्कुल हमारे यहाँ एंटर ही ना होते। तो ये वेस्ट पाकिस्तान या हमारा जो पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान होता था, तो वेस्ट पाकिस्तान की तरफ ये मुड़ने की कोशिश क्यों करते हैं? ये कोई अल्लाह मियाँ की रहमत थी हमारे ऊपर कि जी इंडिया में पानी, इंडिया वालों को प्यासा मार दो और वेस्ट पाकिस्तान को पानी दे दो? सर मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये क्वेश्चन मेरा है कि जो ऑलरेडी जो उन्होंने कैम्ब्रिज के प्रोफेसर साहब ने, जियोलॉजिस्ट, उन्होंने जो स्टडी किया, मे बी ल्यूस्टर्स उसका नाम है प्रोबेबली, तो वो यही कह रहे हैं कि इट वोंट गो स्ट्रेट, वो एक जिगजैग की फॉर्म में आते हैं। वो मे बी जिगजैग नहीं करते, दे हमारे दरिया जिगजैग नहीं करते, दे मूव, बिल्कुल इनका पाथ होता है जो किसी भी दरिया का आप देख लें, इट इज टुवर्ड्स द वेस्ट एंड साउथ, नो जिगजैगिंग। ये haven't approached 3000 years, वो कहते हैं जो 3000 ईयर तक जाते हैं वो फिर अटेन कर लेते हैं एंड दे कीप ऑन चेंजिंग। अच्छा वो तो ठीक है ना, लेकिन ये वेस्ट पाकिस्तान की तरफ एंटर क्यों हो रहे हैं? जी सर, आई सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट इट। चलिए फिर ये बाद में डिस्कस सर करें। थैंक यू सर, अपना ख्याल करें और ये वो तो प्लीज सर, सॉरी सर, थैंक यू। ओके ऑल राइट जी। अच्छा तो जब ये हो गया, इसका जेनेटिक मटेरियल का पता चल गया कि डीएनए के अंदर ये कुत्ते, बिल्ली और इंसान और वायरस और जामुन का दरख्त और नीम का दरख्त, इन सब का जो राज है वो डीएनए के अंदर छुपा हुआ है। और अगर आप डीएनए को चेंज कर दें तो फिर अशरफ इकबाल क्या पता कुत्ता बन जाए या बिल्ली बन जाए या नीम का दरख्त बन जाए। तो मज़े की बात यह है कि ये जो जॉनसन नाम था, क्या नाम था, यहाँ से देख लेते हैं। इन्होंने मॉलिक्यूलर नाम शुरू में नहीं लिखते, आखिर में लिखते हैं। यस हाँ जी, वॉटसन नाम था और दूसरे का क्रिक नाम था। वॉटसन ने कभी कोई टेस्ट ट्यूब नहीं हाथ में पकड़ी, उसने कभी कोई स्लाइड माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं रखी, और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया जब उसको नोबेल प्राइज़ मिला कि आपको नोबेल प्राइज़ बायोलॉजी में मिल रहा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उस वक्त एक फील्ड नहीं था, तो बायोलॉजी में मिल रहा है, आपने तो आज तक कभी माइक्रोस्कोप देखी भी नहीं है। तो उसने जो जवाब दिया ना, वो उसने लोगों को हैरान कर दिया। अबे राना नजरा जी, उसने पता है क्या जवाब दिया? क्या? उसने कहा जी कि इसीलिए तो मुझे नोबेल प्राइज मिल रहा है कि मैंने आज तक कभी माइक्रोस्कोप देखी नहीं है। जिन लोगों ने माइक्रोस्कोप देख ली थी उन्होंने अपना फील्ड इतना नैरो कर लिया था, माइक्रोस्कोपिक फील्ड कर लिया था कि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो कभी उस सोच की तरफ जा ही नहीं सकते थे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसका ताल्लुक मैथमेटिक्स के साथ था, इसका ताल्लुक फोरियर ट्रांसफॉर्म, वही जो मैं कह रहा था ना, वो जो कंजर काम करते हैं, म्यूजिक सिंथेसाइज करते हैं, सीटी स्कैन मशीन बनाते हैं, रडार्स बनाते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर जिन्होंने दरियाफ्त किया। असल बात वही थी कि जो मैथमेटिक्स था वो फोरियर ट्रांसफॉर्म था, फोरियर सीरीज। इन चारों चीज़ों में मैं आप दोबारा से तो मैं वो दिखा देता हूँ अपना तस्वीर। देखो ये डीएनए मॉलिक्यूल का एक्सरे है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ये भी फोरियर सीरीज या फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर हम इसका लें फोरियर ट्रांसफॉर्म तो ये आ जाता है। कैसे मजे की बात है, अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लें, इधर गई यार, हाँ, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो ये चीज़ आ जाती है। और वो उसको वाटसन को ये बात पता थी। तो मतलब ये है कि इसके अंदर और इसके अंदर और सीटी स्कैन के अंदर और रडार के अंदर और म्यूजिक के अंदर what is common is Fourier transforms and Fourier series which helps us solve differential equations.
ऑल राइट, सीरीज किसने बनाई थी? फोरियर ने। एंड दिस इज व्हाट फोरियर सीरीज इज। अब आप जरा जल्दी से अपना निकाल लें, जल्दी निकालें फोरियर अपनी जियोजेब्रा। ओके सर। तो क्लास ओवर नहीं होगी? तुम हमेशा यही कहते हो। मैं इसका क्या जवाब देता था, मुझे याद नहीं रहा। पहले जियोजेब्रा इंस्टॉल कर लो। हाँ, तुमने जियोजेब्रा इंस्टॉल किया है? यस सर। तो खोल लो उसे। वेरी गुड। दोबारा पूछोगे फिर दोबारा ये जवाब मिलेगा। नहीं सर, लेकिन सही है ना। ये देखें जी, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। आप पहले ड्रॉ करें 4/पाई कोई कॉस पाई है, सिर्फ इतना ड्रॉ करें, सिर्फ इतना सा ड्रॉ करें, सब लोग ड्रॉ करें। आपको क्या मिलता है? सर इसका इनपुट कैसे देना है? यार y = 4/पाई cos पाई x, बस इतना सा लिखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ y इनपुट में लिख के 4 डिवाइडेड बाई 3.14। आपने पाई लिखना है पूरा। यहाँ ब्रैकेट भी डाल देता हूँ मैं। और इसमें भी ब्रैकेट डाल देता हूँ। यार ये तो पता होना चाहिए आपको, ये एंटर कैसे करना है। कॉस ऑफ 3.14, आपने पाई लिखना है, आपने ये अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल नहीं करनी है। ये जो इनपुट बार के एंड में ना, जहाँ एक अल्फा लिखा हुआ है, उसको प्रेस करें तो सारे सिंबल्स आ जाएंगे। अच्छा, वो अल्फा वाले में पाई भी है, मतलब वो सारे ग्रीक सिंबल्स उसके अंदर है। ये पूछना था। ये पहला ड्रॉ करें तो क्या चीज आती है? कोसाइन वेव आ जाती है। जिससे कॉस वेव आती है हमारे पास। अब दूसरा कंपोनेंट भी ड्रॉ कर दें, फिर देखें क्या आता है। ये कोसाइन वेव के हार्मोनिक्स हैं। यार वो जब मुस्तफ़ा के फादर ने ऑन किया था अपने तो मेरा कैमरा कैसे ऑन हो गया था ऑटोमेटिकली? सर वो आपने किया होगा जब आप मैंने माइक को चेक कर रहे थे। नहीं, मैंने नहीं किया था। नॉर्मल एक्टिविटी।